अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस लेक्चर के अंदर हम 1832 का जो ग्रेट रिफॉर्म एक्ट या फिर सिंपली अगर रिफॉर्म एक्ट कहें तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस रिफॉर्म एक्ट का जिक्र मैंने पहले भी कर चुका हूँ जब हमने एक तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पढ़ा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जब हमने एक तरह से ब्रिटेन पे इम्पैक्ट पढ़ा था। तो मैंने आपको तब भी ये बात कही थी कि आपने जब मैं ये डिटेल में रिफॉर्म एक्ट आपको पढ़ाऊंगा तो आपने इसकी डिटेल्स, अगर वो वाला सवाल आ जाएगा तो उस हिसाब से सारी तो नहीं लेकिन वहाँ पर जो जो रेलिवेंट डिटेल्स बनती होंगी वहाँ पर आपने मेंशन करनी है। तो क्योंकि आप हिस्ट्री में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तीन दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि आपने 25 साल पहले इवेंट और उसके जो इवेंट के 25 साल बाद इवेंट जो आपसे पूछा गया है, आपने वो चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप क्रिएटिविटी आपके एंड पे और क्रिटिकल एनालिसिस की कैपेबिलिटी आपके एंड पे जो है वो एक तरह से अच्छी है। और यही वो मेरे ख्याल से जो बुनियादी वजह है जो मैंने अपने पेपर में की थी। और मैंने देखा जिन लोगों के जिन्होंने अच्छा स्कोर किया भी है हिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम 1832 का रिफॉर्म एक्ट एक तरह से देखेंगे। रिफॉर्म एक्ट पहले भी बता चुका हूँ किस बारे में है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में रिफॉर्म किन चीज़ों पर है कि कौन लोग वोट कर सकते हैं पहले। और ये अपनी एक तरह से सीरीज में 1688 के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, लेकिन फ्रेंचाइज इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी। अब 1832 में ये पहला कदम उठाया गया कि फ्रेंचाइज को ग्रेजुअली ओपन किया जाए ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता सारे वोट कर सकें। और एक तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की दुनिया भर में शुरुआत होती है जो कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा मुल्कों में नज़र आती है। ये ग्रीक्स की तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ये रिफॉर्म एक्ट आपको अगर डेमोक्रेसी को समझने के लिए एज अ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन किस तरह हो रही है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर आपने एवोल्यूशन देखनी है तो वो ब्रिटेन में ही देखी जा सकती है, और कोई मुल्क मेरे हिसाब से आपको वो एक तरह से उसमें बेटर नॉलेज एक तरह से नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो दो चीज़ें इस एक्ट में देखेंगे कि 1832 के रिफॉर्म एक्ट से पहले जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था इंग्लैंड में उसमें मसले क्या थे, और 1832 के रिफॉर्म एक्ट ने उन मसलों को किस हद तक सॉल्व किया। उसके बाद लास्टली हम ये चीज देखेंगे कि कौन इसका इम्पैक्ट ब्रिटेन के अंदर क्या था और वो कौन से इश्यूज थे जो कि इस रिफॉर्म एक्ट ने सॉल्व नहीं किए थे। पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया, एक तो सिर्फ 1832 का रिफॉर्म एक्ट भी है और इसमें 1832 से 1928 तक जितने भी रिफॉर्म एक्ट जो हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। अब मैं कुछ रिफॉर्म एक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। 1832 में आया, 1867 में आया, 19 सॉरी 1884 में आया, 1911 में आया, 1918 में आया, 1928 में आया। अब मैं क्या करूँगा, 1832 का मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा और इन तमाम के लिए मैं आपको नोट्स इसी सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें जो 4-5 मेजर उन रिफॉर्म एक्ट्स ने चेंजेस की थी वो हम पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि जो पास्ट पेपर्स का अगर हम एनालिसिस करें तो 1832 का रिफॉर्म एक्ट जो है वो डिटेल में एक तरह से पूछा गया है। एक और दूसरे जो सवाल आए हैं उसने फिर तमाम रिफॉर्म एक्ट्स को एक तरह से क्लब किया है। तो सीएसएस में आपको पता है कि पास्ट पेपर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट गाइड होते हैं हमारी तैयारी के लिए, इसीलिए मैंने भी ये अप्रोच इस्तेमाल की है। लेकिन मैं आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा बड़े डिटेल्ड में होंगे इन रिफॉर्म एक्ट्स के बारे में, तो आप उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं और वो इसी सेक्शन के अंदर जो है वो मैं इंक्लूड करूंगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम 1832 का रिफॉर्म एक्ट देखेंगे और उसमें देख आपको एक तरह से वो एक फाउंडेशन भी प्रोवाइड करेगा कि बाकी रिफॉर्म एक्ट्स में एक तरह से क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे ख्याल से इन तीनों रिफॉर्म एक्ट्स में से किसी एक में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में है उसकी जो एक तरह से इजारादारी थी या फिर डिसीजन मेकिंग में उसका पार्ट था उसको बहुत कम किया गया था। और आज ब्रिटेन में एक तरह से जो वर्चुअली लेजिस्लेशन में जो हाउस मेजर रोल प्ले करता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरह से इक्वल फुटिंग पे थे, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक तरह से जो है वो लॉ मेकिंग के अंदर जो पावर थी वो ज़्यादा थी। अब रिफॉर्म एक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, वॉज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द यूनाइटेड किंगडम that brought significant changes to the electoral system and political representation। आगे चल के देखते हैं क्या क्या अब इसने इश्यूज कौन से एड्रेस किए। इश्यूज ऑफ अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, करप्शन एंड आउटडेटेड इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस।
मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो वोट देने का इख्तियार था खवातीन को तो हासिल था ही नहीं। इस एक्ट में पहली दफा, और इस एक्ट ने भी खवातीन को इख्तियार नहीं दिया वोट देने का, लेकिन जो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस थी वोट देने की, एक तो वो इसमें चेंज हुई। दूसरा क्या चेंजेस हुई कि हल्का बंदियां जो हैं इस एक्ट के थ्रू जो हैं वो चेंज हुई, कि जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था या जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई थी ब्रिटेन के अंदर वो चेंज हुई। और हम आगे जाके जब हम मसले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि मसले थे क्या असल में ब्रिटेन में, तो उसमें ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। यहां से हम देखते हैं कि व्हाट वाज रॉन्ग बिफोर द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट। उसमें सबसे पहले ये चीज देखें कि द इंग्लिश एंड आयरिश काउंटीज, काउंटी से मुराद एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास एक यूनियन काउंसिल, जिला, एक तरह से फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की ट्रीट पे हम ट्रीट करते हैं। तो काउंटीज भी और यहाँ पे जो बोरोज हैं ये भी एक तरह से आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही जो है वो एक तरह से तस्लीम करें। इंग्लिश एंड आयरिश काउंटीज, हर इंग्लिश और आयरिश काउंटी 2 एमपीज को रिप्रेजेंट करती थी इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये देखें अगर यॉर्कशायर की पॉपुलेशन उस वक्त 17,000 थी तो वो भी 2 एमपीज को हाउस ऑफ कॉमन्स में भेज रही है, एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और अगर रटलैंड की सिर्फ 609 पॉपुलेशन है तो 609 बंदे भी 2 एमपीज को भेज रहे हैं, और यॉर्कशायर की जो 17,000 पॉपुलेशन है वो भी 2 एमपीज जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में भेज रहे हैं। तो ये एक तरह से अनइक्वल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि आपका जो पार्लियामेंट है, जो लोअर हाउस है, वहां पे पॉपुलेशन की बेस पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए आपको, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की 60% और मोर देन 60% आबादी पंजाब में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको इसकी सीट्स ज़्यादा नज़र आती हैं। बलोचिस्तान की कम है तो वहाँ पे आपको कम सीट्स जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखें किस तरह से अनइक्वल है, मतलब पॉपुलेशन को एक तरह से वो एक तरह से एंगेज नहीं कर रहा था। सेकेंडली, स्कॉटिश और वेल्श काउंटीज जो थी वो सिर्फ एक एमपी भेज सकती थी, और स्कॉटलैंड की उस वक्त पार्लियामेंट में 45 सीट थी, वेल्स की 24 सीट थी, और इंग्लैंड की 489 सीट थी। तो ये अंडर रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से सिस्टम था जिसमें स्कॉटलैंड और वेल्स की रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल सिटीज सच एज बर्मिंगम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नॉर्थ में जो है इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल टाउन्स उभरे। उन इंडस्ट्रियल टाउन्स में से बर्मिंगम, मैनचेस्टर, लीड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके पास कोई भी एमपी नहीं था। एमपी की जरूरत क्यों होती है? ताकि वो उस इलाके के मसाइल को पार्लियामेंट में ले जाके सॉल्व कर सके। लेकिन इन इलाकों के पास जो कि इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, जो मेजर जीडीपी जनरेट कर रहे थे, इनके पास रिप्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा नहीं थी इंग्लैंड के सिस्टम के अंदर। और क्योंकि ये बोरोज बने ही नहीं थे, बोरोज जैसे मैंने बताया कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही है, क्योंकि ये एक तरह से बोरोज बने ही नहीं थे जब 17th सेंचुरी के अंदर लास्ट मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो बेसिकली है वो 18th सेंचुरी के लास्ट का फिनोमेना आपको नजर आता है। 1750 टू 1820 हमने एक मेजर टाइमलाइन भी डिस्कस की थी कि इसमें मेजर चेंजेस उसमें से आ रहे इंग्लैंड के अंदर आ रही थी। अब एक और मसला इसके अलावा ये था, पिछले हमने अनइक्वल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा कि राइट टू वोट जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था, औरतों को वोट देने का हक नहीं था। काउंटी या फिर कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन देखें क्या थी कि एक बंदा जो 40 शिलिंग्स से ज्यादा की प्रॉपर्टी ओन करता है सिर्फ वो ही वोट कर सकता है। फ्रीमैन बोरोज के अंदर क्या था? फ्रीमैन यहाँ पे स्लेवरी, क्योंकि इंग्लैंड में, अच्छा ये एक चीज मैं बताता चलूं कि 1833 में जो है ना स्लेवरी इंग्लैंड के अंदर अबॉलिश हुई थी। उससे पहले स्लेवरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम के थ्रू जारी थी। अब फ्रीमैन बोरोज ऐसी थी जहां पे एक तरह से जो आज़ाद करदा गुलाम थे वो रहते थे, और सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा थी उन माशरों में उस वक्त। तो वोट वेंट टू ऑल हु हैड रिसीव्ड यूजुअली फ्रीडम बाय इनहेरिटेंस, के वोट का हक उसके पास था फ्रीमैन बोरोज के अंदर जिसने या तो वो एक आज़ाद घर में पैदा हुआ, जिसके पेरेंट्स जो थे वो एक तरह से आज़ाद थे, वो स्लेव नहीं थे, या फिर उसने किसी विडो या डॉटर ऑफ अ फ्रीमैन से शादी की है, या फिर उसने अपनी आज़ादी एक तरह से खरीदी है परचेज के थ्रू। अब सिस्टम या फिर फ्रेंचाइज की रिस्ट्रिक्शन आप उस वक्त चेक करें कि 1831 में पॉपुलेशन इंग्लैंड की 24 मिलियन थी, लेकिन वोट का हक सिर्फ 0.5 मिलियन लोगों को था। ये अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो आई गेस ये लेस देन 5 to 6% शायद बनती है, फिर इससे भी कम बनती है। डोंट कोट मी ऑन दिस, मैं वैसे ही अपने दिमाग में जल्दी से मैथ किया, गलत भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्यूड सिस्टम था, आप ये देख सकते हैं।
तो नेक्स्ट, अब ये सिस्टम जो है करप्शन और ब्राइबरी को इंकरेज करता था, क्योंकि सीक्रेट बैलेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पूरे इलाके को पता है कि आप वोट किसको डाल रहे हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वोट आसानी से खरीदे जा सकते थे, और फ्रेंचाइज इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी कि अगर एक जगह से, जैसे रटलैंड में हमने देखा 607 लोग ही सिर्फ वोट कर सकते थे, तो अगर एक बंदे ने पार्लियामेंट की सीट चाहिए तो उसे सिर्फ 300 बंदों को ब्राइब करना है, और वो ये ब्राइबरी की उसकी सही हो रही है वो ये चेक भी कर सकता है, क्योंकि वोट ओपन थे, वोट सीक्रेट बैलेट के थ्रू नहीं होते थे। सिस्टम ऑफ पेट्रनेज, पेट्रनेज का क्या होता है? अकरबा परवरी, कि जब आप पॉलिटिकल ऑफिस को यूज करते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक तरह से फायदा पहुंचाते हैं। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, अगर आप डेवलपमेंट की थ्योरीज जरा जाके पढ़ें, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर एक तरह से एंडेमिक मसला है। पेट्रनेज के थ्रू ही सिस्टम जो है एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं। पेट्रनेज के बाद जो स्टेज आती है वो एक तरह से मेरिटोक्रेसी की आती है। तो एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिस्टम ऑफ पेट्रनेज वाज कॉमन इन लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि वोट एक तरह से ओपन आप दे सकते थे। तो पेट्रनेज के सिस्टम जिसमें आप कैश पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या गवर्नमेंट जॉब्स अगर किसी को ऑफर करो और उसके थ्रू उसका वोट खरीदो, ये बड़ा कॉमन था और इसको चेक आसानी से किया जा सकता था। अब स्मॉल बोरोज के अंदर क्या होता था कि लोकल लैंड ओनर जो था वो नॉमिनेट करता था एमपी को, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते थे उन जमीनों में वो लैंड ओनर के मातहत होते थे। तो वो बेसिकली एमपी को नॉमिनेट करता था, उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करता था कि आपने किसको वोट डालना है। अब ये रिफॉर्म, ये मसाइल तो बहुत अरसे से चले आ रहे थे, लेकिन इन डिमांड्स ने रिफॉर्म की क्यों इतना मोमेंटम गेन किया 1830s के अंदर। अब हम ये चीज देखते हैं कि व्हाई डिड द डिमांड फॉर रिफॉर्म रिवाइव इन द 1830s। अब उसका सबसे पहली यहाँ पे देखें वजह, इस पॉइंट को अगर मैं सम अप करूं तो इसका जवाब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक तरह से नई क्लासेस जनरेट की थी इंग्लैंड के नॉर्थ में, जो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिन्हें पहले हासिल नहीं थी, अब वो जीडीपी भी अपना जनरेट कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि पॉलिटिकल ऑफिसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि उस पेट्रनेज का जो सिस्टम था उससे वो भी फायदा हासिल कर सके। एक यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, कैथोलिक इमेंसिपेशन एक्ट, ये आयरलैंड के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था। क्यों? आयरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैथोलिक्स पे जो है एक तरह से जाके जो है वो प्रीडोमिनेटली जो पॉपुलेशन थी वो कैथोलिक थी। अब हुआ क्या कि इंग्लैंड में इससे पहले कैथोलिक्स के गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर इसी तरह की जो पॉलिटिकल ऑफिसेज थे उनमें आने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। कैथोलिक इमेंसिपेशन एक्ट जो 1829 का था, उनने इन रिस्ट्रिक्शंस को बेसिकली एक तरह से ईज किया। तो आयरलैंड के अंदर भी जो है वो एक तरह से जो रिफॉर्म की जो डिमांड थी वो बढ़ी आगे जाके, क्योंकि उनके लोग फिर आके पॉलिटिकल ऑफिसेज को ऑक्यूपाई कर सकते थे। तो आयरलैंड के अंदर भी इम्पीटस इन रिफॉर्म्स के लिए बढ़ा। एक तो मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरा कैथोलिक इमेंसिपेशन आयरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पॉलिटिकल फिलोसोफर जेरेमी बैंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बहुत ज्यादा एडवोकेट किया, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज सके और पार्लियामेंट ऐसा फोरम हो जो उन मसाइल को हल कर सके। और पार्लियामेंट जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल के केस में हमने पहले देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिबर्टी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, और एक गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए एक ऐसे सिस्टम बनाने की बात की जो लोगों की पर्सनल फ्रीडम्स में इंटरफेयर ना करे। ये तो जॉन स्टुअर्ट मिल का था। जेरेमी बैंथम ने भी इसी तरह के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स उस पॉइंट पे एडवोकेट किए थे, और इनकी थ्योरी जो है उसे हम यूटिलिटेरियनिज्म या फिर अगर स्पेसिफिकली जो हम जेरेमी बैंथम की बात करें तो इसकी जो है थ्योरी को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, फेलिसिफिक कैलकुलस, पॉलिटिकल साइंस के लोगों को बेहतर अंदाजा होगा। अगर इसको मैं एक लाइन में सम अप करूं तो देन इसको इस तरह सम अप किया जाता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब रेवोल्यूशन इन स्पेन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट में मैंने पढ़ा था कि इंग्लैंड ने आइसोलेटेड नहीं रखा था, कि जब एक तरह से लिबरल और नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स पूरे यूरोप में चल रही थी तो लोग इंग्लैंड के भी चाहते थे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी यहाँ पे रह के बढ़े। लोगों को जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, जब फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, वो एक तरह से लोग उनसे आइसोलेटेड नहीं थे, बल्कि लोग चाहते थे कि वो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को वो किस तरह एक तरह से उन अडॉप्ट करते हुए उन आइडियल्स को इंग्लैंड में रिफॉर्म कर सकें। एंड द डेथ ऑफ किंग जॉर्ज द फोर्थ,
जॉर्ज द फोर्थ का एरा जो है, जैसे मैंने जॉर्ज द फर्स्ट, जॉर्ज द सेकंड, जॉर्ज द थर्ड का एरा लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, दोबारा लिख देता हूँ। 1714 से लेके 27 तक जॉर्ज द फर्स्ट का था। 1727 से लेके 1760 तक जॉर्ज द सेकंड का था। 1760 से लेके 1820 तक जॉर्ज द थर्ड का था। अब ये जॉर्ज द फोर्थ को देखें, इनका जो टाइम था 1820 से लेके 30 तक था, और 1830 से लेके 37 तक विलियम द फोर्थ का टाइम था, और 1837 से लेके 1901 तक क्वीन विक्टोरिया का जो है एरा था। और इस पॉइंट पे 1901 पे हाउस ऑफ हैनोवर का रूल खत्म हो जाता है। ये सारे आपने याद रखने हैं। जॉर्ज जो फोर्थ थे उनकी डेथ हो गई, वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को बेसिकली अपोज करते थे, इसीलिए यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे टर्म्स क्या थी जो बेसिकली जिन सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया, वो क्या चीजें थी, अब हम वो देखते हैं। कि बोरोस जिनकी पॉपुलेशन 2000 से कम थी, उन वो बोथ एमपीज जो थे उनके वो खत्म हो गए। इस तरह जैसे रटलैंड हमने देखा था कि उसकी पॉपुलेशन 607 थी, तो वो 2 एमपीज पहले भेज रहा था, अब वो 2 एमपीज नहीं भेज पाएगा। जिनकी पॉपुलेशन 2000 से 4000 के दरमियान थी, उन्होंने एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लूज किया। हल्का बंदियां बदल रही हैं यहाँ पे। इससे 143 सीट्स जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हुई, जो कि बाकी जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ था वहां पर बांटी गई। वहां पे नए बोरोस बनाए गए, नई काउंटीज बनाई गई, और उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई। अब लेकिन ये देखें कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, इस पॉइंट में प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन आपको चेंज होती हुई नजर आती है कि वोट वाज गिवन टू ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट वाज रेटेड 10 पाउंड्स अ ईयर और मोर बोरो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और काउंटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर भी सेम रेट था कि ऐसे उन लोगों को वोट का हक दिया गया जिनकी प्रॉपर्टी का रेट 10 पाउंड या इससे ज्यादा था ईयरली। और जो वोट एलिजिबल वोटर्स थे उन्हें 1 शिलिंग की फी पर जो इलेक्टोरल रोल्स होते थे उनके अंदर रजिस्टर भी होना पड़ता था। अब इससे मसाइल क्या जनरेट हुए कि 1832 के रिफॉर्म एक्ट ने जो सीक्रेट बैलेट की बात थी उसको सॉल्व नहीं किया। इसने लेंथ ऑफ पार्लियामेंट को कम नहीं किया, क्योंकि 7 साल बहुत बड़ा अरसा हो जाता था, तो एक तरह से जो गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भूल जाती थी अपनी। लेकिन हमने ये सेप्टेनियल एक्ट 1716 में 7 साल ड्यूरेशन किया गया था, और बाद में इस ड्यूरेशन को 1911 में कम किया गया फिर से। इलेक्टोरेट इंक्रीज हुआ, मतलब जो लोग वोट दे सकते थे 0.5 टू 0.8 मिलियन, इसका मतलब 3 लाख इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद या फ्रेंचाइज की क्वालिफिकेशन चेंज करने के बाद 3 लाख लोग मजीद शामिल हुए। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे और इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, या फिर वो उस प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन में पूरा नहीं उतर पा रहे थे, वो फिर भी उनके पास वोट का हक नहीं था। इंडस्ट्रियल टाउन्स जो थे उन्हें रिप्रेजेंटेशन गई थी, बट साउथ जो था, जो ज्यादा एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड उस वक्त नहीं था, वो स्टिल पार्लियामेंट में ओवर रिप्रेजेंटेड था, और 370 MPs केम फ्रॉम द साउथ एंड 120 केम फ्रॉम द नॉर्थ। इसका मतलब कि अगर ऐसी पॉलिसी अगर कोई इंडस्ट्रियल नॉर्थ को जो फायदा दे रही है, अगर प्रीडोमिनेटली सदर्न पॉपुलेशन उसके खिलाफ है या वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, तो वो उसे आसानी से स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अब इसकी तरह से अदर रिजल्ट्स एक तरह से क्या हुए कि जब लोगों की मेजर डिमांड्स कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नहीं मानी गई, एग्रीकल्चरल लेबर्स की तरफ से नहीं मानी गई, तो उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन ट्रेड यूनियनिज्म और चार्टिज्म एक तरह से वर्किंग क्लास मूवमेंट थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में चार्टिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह चार्टिज्म की डिमांड्स क्या थी। उन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म मांगा। उन्होंने कहा कि किस तरह जो है यूनिवर्सल जो है फ्रेंचाइज होनी चाहिए कि हर बंदे को वोट देने का हक हो 18 साल के ऊपर, और किस तरह जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम चेंज किया जाना चाहिए। तो ट्रेड यूनियनिज्म और चार्टिज्म बढ़े, मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन यहां पे बढ़ी, और मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। और यही वो पॉइंट है जहां पे हमें लेबर पार्टी का ओरिजिन नजर आता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ा था कि न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स लेट द पार्टीज टू फॉर्म कमिटीज, के लोग पार्टीज ने कमिटीज फॉर्म की ताकि वो लोगों को रजिस्ट्रे जो 1 शिलिंग की फी है उसमें इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर करवा सके। तो पार्टी पेनिट्रेशन लोकल लेवल पे जो है टोरी और विग पार्टी की, वो यहां पे जाके बहुत ज्यादा बढ़ी। इन रिफॉर्म्स के अंदर तमाम डिमांड्स मेट नहीं हुई थी, लेकिन ये एक तरह से स्टेपिंग स्टोन था फर्दर रिफॉर्म्स की तरफ, और वो रिफॉर्म्स ये हैं।
जिनके नोट्स इसी सेक्शन में अवेलेबल हैं, काइंडली उन्हें गो थ्रू कीजिएगा। और ये एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस यही चीज़ होती है ना कि आप क्रिएटिवली देख सकें कि उन एक तरह से किसी चीज़ को, जो मसाइल उस वक्त के थे, रिफॉर्म एक्ट ने किन चीज़ों को सॉल्व किया था और किन चीज़ों को सॉल्व नहीं किया था। और लास्टली इसने रॉटन बोरोज को जो है वो ख़त्म किया। रॉटन बोरोज से ऐसी बोरोज से मुराद हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी, तो उन्होंने बहुत एमपीज लॉ एक तरह से लूज किए थे। और ये रॉटन बोरोज बेसिकली क्राउन का जो है एक तरह से बहुत बड़ी सपोर्टर्स थी, क्योंकि जितनी उस वक्त ये था कि नॉर्थ में जो है आपकी इंडस्ट्रियल टाउन्स थे वो ज्यादा एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ज्यादा रिप्रेजेंटेशन को देखते थे, लेकिन जो इसी तरह रॉटन बोरोज या फिर एग्रीकल्चरलिस्ट जो सेंटिमेंट जो साउथ में कॉन्सेंट्रेटेड थे, वो जरा ऑर्थोडॉक्स थे, एक तरह से स्टेटस को सपोर्ट करते थे और वो क्राउन की सुप्रीमेसी को जरा ज्यादा एग्जर्ट करते थे। तो एक तरह से उन लोगों को यहाँ से थोड़ा सा निकाला गया जो क्राउन की एक तरह से असेंडेंसी को सपोर्ट करते थे। और ये लास्टली चंद रेफरेंसेस हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जो है वो रॉबर्ट पील का है। रॉबर्ट पील एक तरह से जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर थे और 1841 से 46 तक, इनके बारे में आगे चल के हम एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो रिफॉर्म बताना इनका कि इन्होंने जो है रिफॉर्म को इनिशियली जो है वो सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब रिफॉर्म आ गया तो उन्होंने इसको चीज़ को अल्टीमेटली जो है वो जाके सपोर्ट किया। और ये इसी तरह चार्ल्स ग्रे जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिफॉर्म बिल इंट्रोड्यूस किया था, और विलियम द फोर्थ जो कि उस वक्त 1830 से 37 तक इंग्लैंड के रूलर थे, उन्होंने भी इस रिफॉर्म बिल को सपोर्ट किया था। बताने का ये मकसद है। तो काइंडली इन रेफरेंसेस को याद रखें, इन्हें अपने सवाल में इंकॉर्पोरेट करें। और जो नोट्स हैं इसके बाद जो मैं आप इसी सेक्शन में इंक्लूडेड है, उन्होंने 67, 80, 84, 1911, 28, 1918 इनके जाके नोट्स भी पढ़ें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और एक बात कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर मैंने इम्पैक्ट बताया था कि रिफॉर्म, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म किस तरह आया। इसी तरह मैंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म का मजीद जिक्र जाके किया कहीं और पे, तो वहाँ पे जब सवाल आए तो ये डिटेल्स मेंशन करनी है। और जैसे आज के लेक्चर में मैंने इम्पैक्ट में चार्टिज्म और मिडिल क्लास मूवमेंट्स का जिक्र किया, और नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को पढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ें को ये लिंक्स काइंडली स्टैब्लिश करें। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।